व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल मेरे प्यारे बच्चों। ओके, तो क्या पढ़ा रहे थे हम लोग, बताइए बताइए। अमाइंस। चलिए, तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। चलिए, तो आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोगों को अगर अमाइंस प्रिपेयर करना है तो अमाइंस के प्रिपरेशन की क्या क्या टेक्निक्स होने वाली है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। नाउ, तो पहली टेक्निक होती है अमाइंस के प्रिपरेशन की, वो होती है फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। नाउ मेरे प्यारे प्यारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ओले ये नाइट्रो कंपाउंड्स क्या होते हैं, यार नाइट्रो क्या हो रहा है। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, नाइट्रो का मतलब होता है एक एल्काइल ग्रुप के साथ में NO2 अटैच हो जाए, ये भी नाइट्रो कहलाता है। या तो आपके एरोमेटिक रिंग के ऊपर NO2 अटैच हो जाए तो ये भी नाइट्रो होता है। ये अराइल नाइट्रो, ये अल्काइल नाइट्रो। इसको आप क्या बोल सकते हैं, दिस इज योर अल्काइल नाइट्रो ग्रुप, और ये हो जाएगा तुम्हारा अराइल नाइट्रो ग्रुप। क्या बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? तो नाइट्रो मतलब कि NO2 ग्रुप जिसके पास में हो, है ना, तो इसको बोलेंगे नाइट्रोबेंजीन। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, नाइट्रो बेंजीन। इसमें मान लो अगर CH3 आ जाएगा तो उसको बोलेंगे नाइट्रोमीथेन। अगर C2H5 आ जाएगा तो नाइट्रोईथेन, लाइकवाइज। तो ये आपके अल्काइल और अराइल ग्रुप हो गए। जैसे ही आप इनका ट्रीटमेंट पैलेडियम या प्लेटिनम या निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ करते हो और इसे थोड़ा सा हीट करते हो, तो यहां पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां से दोनों ऑक्सीजन रिमूव हो जाएंगे और यहां पर अटैच हो जाएंगे दोनों हाइड्रोजन, एंड ये बन जाएगा तुम्हारा अल्काइल अमाइन। तो ये बन गया मेरे प्यारे बच्चों आपका अल्काइल अमाइन। ठीक है, सेम चीज आप इसके साथ भी कर सकते हो। पैलेडियम डाला, प्लेटिनम डाला, निकल डाला, हाइड्रोजन ऐड किया, हीट करा, ये बन गया तुम्हारा NH2 यानी कि तुम्हारा एनिलीन। इसको तो एनिलीन बोल सकते हैं ना, या बेंजामाइन बोलो या एनिलीन बोलो। एक तो तरीका मेरे प्यारे बच्चों, मेरे गुलगुलो, ये हो गया। दूसरा तरीका, एक तरीका और होता है। अब मैं यहां पर सिर्फ नाइट्रो लिखूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर अल्काइल अमाइन नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। आप चाहें तो आप अल्काइल नाइट्रो ग्रुप का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहां पर आपको क्या करना होता है, यहां पर आपको लेना होता है टिन, और टिन के साथ मिलाना होता है HCl। यहां पर आपको लेना होता है टिन और टिन के साथ मिलाना होता है HCl। ये रिएक्शन भी आपको रिडक्शन करके देगी और नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाकर देगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा प्रिफरेबल अगर कोई रिएक्शन है आपके अमाइंस बनाने के लिए, अगर आपके अमाइंस बनाने के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई रिएक्शन प्रिफरेबल है तो वो है आयरन प्लस HCl वाली, यानी आयरन और HCl वाली। एक्चुअली क्या होता है, ये जो आयरन होता है ना, ये आयरन जो यूज किया होता है ये स्क्रैप आयरन होता है। दिस इज योर स्क्रैप आयरन। अब ये स्क्रैप आयरन का मतलब क्या होता है, ये आपने देखा होगा ना, ये जो बैंगर बैटली वाले, ये जो भंगार वाले आते, ये अपने रियाज फेजू, ये लोग जो अपने भंगार वाले आते, ये लोग क्या करते हैं, इस लोहे को इन इंडस्ट्रीज को बेच देते हैं। ये क्या करते हैं, इस लोहे को इस इंडस्ट्रीज को बेच देते हैं। ये सड़ा हुआ लोहा जो आपके किसी काम का नहीं है, ये इस इंडस्ट्री के काम का होता है। क्या होता है, स्क्रैप आयरन को ये लोग इस टाइप की केमिकल रिएक्शन में थोड़े से HCl के साथ मिला देते हैं। तो सबसे पहले आपका ये सड़ा हुआ लोहा FeCl2 में बदल जाता है। फिर इस FeCl2 के अंदर, क्योंकि ये इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है, ध्यान रखना, ये इजीली क्या हो जाता है, इट कैन बी इजीली हाइड्रोलाइज्ड। तो बेटा हाइड्रोलाइज्ड का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। तो जल्दी से इसके अंदर पानी मिलके आपको FeOH2 मिल जाता है,
जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट होकर बाहर निकल जाता है और आपको यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाता है। अब क्या होगा, अब जैसे ही आपकी रिएक्शन चालू हुई, आपने स्मॉल क्वांटिटी में HCl मिलाया, आपने स्मॉल क्वांटिटी में HCl मिलाया और FeCl2 बना दिया। अब आप बस पानी मिलाते जाओ। अब आप क्या करो, पानी मिलाते जाओ। क्यों? क्योंकि FeOH2 मिला, HCl मिला। अब ये HCl फिर क्या करेगा, आयरन को FeCl2 में कन्वर्ट कर देगा, पानी HCl बना देगा। मतलब अब लगातार केमिकल रिएक्शन में HCl बनता रहेगा, थोड़ी थोड़ी मात्रा में HCl बनता रहेगा, जो हमारे रिडक्शन में हमारी मदद करेगा। ये HCl हमारी रिडक्शन में मदद करेगा और अल्टीमेटली आपके इस नाइट्रो ग्रुप को एनिलीन में कन्वर्ट कर देगा, नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये केमिकल रिएक्शन जो होती है ये मोस्ट प्रेफरेबल होती है। तो हमेशा ध्यान रखना, आयरन यानी कि स्क्रैप आयरन विद HCl इज द मोस्ट प्रेफरेबल रिएक्शन, इज द मोस्ट प्रेफरेबल रिएक्शन। और ये लोहा सस्ता भी पड़ता है, चीप भी होता है। भाई टिन तो बहुत महंगा है, टिन तो बहुत महंगा पड़ेगा ना आपको, लेकिन ये तो सस्ता है। सस्ता होने की वजह से आपको आराम से मिल जाता है। क्या बात समझ में आ रही मेरे प्यारे बच्चों? पक्की बात? चलो नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। डन हो गया ये। चलिए नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट आती है। और गाइस इस केमिकल रिएक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंस अब जो रिएक्शन पढ़ाने वाला हूं उसकी है, दैट इज अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अमोनोलिसिस? अमोनिया का अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन। चलिए देखते हैं ये कैसे वर्क करती है। तो सेकेंड हेडिंग डालेंगे, सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज अमोनोलाइसिस। लाइसिस का मतलब तो सर ब्रेक डाउन होता है। हाँ, मतलब अमोनिया का एक हाइड्रोजन निकल के अल्काइल ग्रुप जुड़ जाना। देखिए कैसे रिएक्शन होती है। आपको यहां पर क्या करना होता है, यू हैव टू टेक अमोनिया। यहां पर अमोनिया के पास में लोन पेयर होने की वजह से अमोनिया विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। अमोनिया एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब आपको क्या करना है, इस अमोनिया का ट्रीटमेंट कर देना एक एल्काइल हैलाइड के साथ, एक एल्काइल हैलाइड के साथ। यहां पर ध्यान रखना, ये अल्काइल हैलाइड जो होता है, ये अल्काइल हैलाइड भी हो सकता है और अराइल हैलाइड भी हो सकता है। इट कैन ऑल्सो बी ARX, कुछ भी हो सकता है, कोई चिंता वाली बात इसके अंदर नहीं है। बस एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, यहां पर जो तुम्हारा अल्काइल आयोडाइड होगा ये सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा, फिर तुम्हारा अल्काइल ब्रोमाइड और फिर लास्ट में तुम्हारा अल्काइल क्लोराइड। हम यहां पर अल्काइल फ्लोराइड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन इतना छोटा हेलोजन है कि वो अल्काइल ग्रुप के कार्बन के साथ इतना टाइटली और इतना स्ट्रांगली जुड़ जाता है, इतनी ताकत से जुड़ जाता है कि वो टूट के अलग ही नहीं होता है। और यहां पर आयोडीन और अल्काइल ग्रुप का बॉन्ड सबसे वीक होता है, इनका वीक बॉन्ड होता है, इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। इसका मॉडरेट और इसका लीस्ट। क्या बात समझ में आ गई? अब आप लोग सब जानते हो हेलोजन पर पार्शियल नेगेटिव, अल्काइल ग्रुप पर पार्शियल पॉजिटिव। तो जब कभी भी बॉन्ड टूटेगा तो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा और ये अल्काइल ग्रुप अपना लोन पेयर लेकर बाहर निकल जाएगा। तो आपका ये जो नाइट्रोजन है ये इस अल्काइल ग्रुप पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की वजह से यहां पर शुरुआत में आपको चीज कुछ ऐसी दिखाई पड़ेगी। NH3 पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, NH3 अटैक करेगा R पर और R से अटैक करेगा N पर, और हेलोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हेलोजन इसे छोड़कर जाने वाला है। क्या ये बात समझ में आ गई? ये आपका एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया। अब जैसे ही आप इसका ट्रीटमेंट NaOH के साथ करोगे, जैसे ही आप इसका ट्रीटमेंट NaOH के साथ करोगे, ये इस पर अटैक करके NaOH बन के बाहर हो जाएगा, सॉरी NaX बन के बाहर हो जाएगा। यहां से एक हाइड्रोजन निकल के इस OH के साथ मिलकर वाटर बन के बाहर हो जाएगा। और अब यहां पर क्या बचेगा? अब यहां पर बचेगा RNH2, दैट इज योर प्राइमरी अमाइन। ये बन गया मेरे प्यारे बच्चों का प्राइमरी अमाइन। क्या बात समझ में आ गई? क्या ये बात मेरे गुलगुलों को समझ में आ गई? रिएक्शन का मैकेनिज्म समझ में आया? क्या इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? देख लो, ध्यान से देख लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्लियर होती है इतनी बात? पक्की बात? श्योर शॉट? अच्छा, अब एक बात समझना कि ये जो प्राइमरी अमाइन बना है, अगर इस प्राइमरी अमाइन का ट्रीटमेंट आप फिर RX के साथ कर दोगे
तो सेम मैकेनिज्म के वजह से आपको यहां पर आर NHR मिल जाएगा, यानी कि अब आपको यहां पर सेकेंडरी अमाइन मिल जाएगा। आप और रिएक्शन कर दोगे RX के साथ तो आपको RNRR मिल जाएगा, यानी कि अब आपको मिल जाएगा आपका टर्शियरी अमाइन। और अगर आप इसका ट्रीटमेंट और RX के साथ कर दोगे तो अब देखो क्या होगा। अब ये तुम्हारा नाइट्रोजन फिर इस R पर अटैक करेगा, क्योंकि ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव, तो नाइट्रोजन फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से रिएक्शन करेगा और ये बन जाएगा RNRR। और ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस R को डोनेट करके ये R के साथ एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लेगा। तो यहां पर इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि अभी तक नाइट्रोजन के पास में अपना लोन पेयर रखा हुआ था, लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ है कि इसने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया। तो अब ये बन जाएगा तुम्हारा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट या क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड। क्या है बात समझ में आ रही प्यारे बच्चों? तो यहां पर अमोनोलिसिस रिएक्शन से आप जो चाहें वो बना सकते हैं, लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है इस रिएक्शन की? इस रिएक्शन का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है, मैं यहां पर इसको लिखूंगा। इस रिएक्शन का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक पता है क्या है? इस रिएक्शन का ड्रॉबैक ये है कि जब आप इस अल्काइल हैलाइड का या अराइल हैलाइड का ट्रीटमेंट इस अमोनिया के साथ करते हो, आपको ऐसा लगता है कि रिएक्शन प्राइमरी अमाइन पर रुक जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी अमाइन बनने के बाद भी रिएक्शन मीडियम में ये सेम अल्काइल हैलाइड की अगर थोड़ी सी मात्रा भी बची तो प्राइमरी अमाइन फिर अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करके सेकेंडरी अमाइन बना लेगा। सेकेंडरी अमाइन बनने के बाद भी अगर रिएक्शन में थोड़ी सी अल्काइल हैलाइड की मात्रा और बच गई तो सेकेंडरी टर्शियरी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब रिएक्शन रुकती नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट तुम्हारा बना है, ये प्रोडक्ट इस रिएक्टेंट के साथ में भी रिएक्शन कर सकता है। अभी तक हमने क्या सीखा कि दोनों रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं और अब प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की कोई रिएक्शन नहीं होती। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर तुम्हारा ये प्रोडक्ट इस रिएक्टेंट के साथ में और आगे रिएक्शन कर सकता है। तो ये दोनों रिएक्ट करके ये बना लेंगे, फिर ये दोनों रिएक्ट करके ये बना लेंगे, फिर ये दोनों रिएक्ट करके ये बना लेंगे। मतलब रिएक्शन रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो यहां पर क्या होगा, ड्रॉबैक क्या होगा, दैट along with primary amine, secondary, tertiary and even quaternary को आप लोग 4 डिग्री भी लिख सकते हो, amines can also be obtained in minute quantities, मतलब स्मॉल क्वांटिटीज, छोटी क्वांटिटीज में आपको ये मिल सकते हैं। क्या है बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों को? क्या ये चीज बढ़िया तरीके से क्लियर हो रही है? चलो इसको नोट करो। हो गया गुलगुलो? चलो बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं, जो काफी इंटरेस्टिंग सी है और थोड़ा मजा भी आएगा उसके अंदर। कैसे? देखो, तीसरी है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स बोलो, समझ गए ना आप लोग? कॉमन भाषा में नाइट्राइल ग्रुप्स कौन से? साइनो ग्रुप, C++ वाले। तो मान लो आपके पास में यहां पर एक नाइट्रो ग्रुप है CH3 C++N। तो अब इसका नाम क्या पड़ जाएगा? अगर आप इसको कॉमन लैंग्वेज में बोलें तो ये मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल नाइट्राइल। मिथाइल नाइट्राइल IUPAC नेम करने जाओगे तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा इथेन नाइट्राइल। बस इसके अंदर यही खतरनाक बात है कि इसका IUPAC नेम क्या कहता है कि इस कार्बन को भी लॉन्गेस्ट चेन में गिनो, लेकिन कॉमन नॉमेनक्लेचर में आप इसे एक फंक्शनल ग्रुप मान रहे हैं। तो ये पूरा नाइट्राइल एक फंक्शनल ग्रुप है और मिथाइल इससे जुड़ा हुआ है, तो मिथाइल नाइट्राइल। अब अगर आप इसका रिडक्शन करते हैं फॉर एग्जांपल आपने LiAlH4 जैसा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चूज कर लिया,
अच्छा और लिखवा देता हूं, अगर आप हाइड्रोजन गैस को ऐड कर रहे हो इन एल्कोहलिक मीडियम, तो ये भी एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यहां पर काम करेगा। यहां पर आप चाहें तो आप यहां पर पैलेडियम, प्लेटिनम और निकेल को एज अ कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करके हीट कर सकते हैं। तो ये कुछ अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट है जो आपको इस केमिकल रिएक्शन के अंदर दिए जा सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, घबराना मत कि ये क्या हो गया क्या हो गया, ये सारी चीजें हो सकती है। इनफैक्ट मैं एक और बता देता हूं जो स्पेसिफिकली इसकी केमिकल रिएक्शन में एनसीईआरटी में दे रखा है, सोडियम का अमलगम, दिस इज सोडियम अमलगम। आपको पता है ना अमलगम का मतलब क्या होता है, मरकरी के साथ में एक मेटल को मिक्स कर दो इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट जो इस केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर आपकी इच्छा हो तो ये यूज करो, आपकी इच्छा हो तो ये यूज करो, आपकी इच्छा हो तो ये यूज करो, या आपकी इच्छा हो तो ये यूज करो, चारों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। क्या होगा, क्योंकि ये रिडक्शन हो रहा है तो पहले यहां पर हाइड्रोजन ऐड होगा, तो सबसे पहले तो हम इसको रिड्यूस करेंगे CH2, अभी एक ही बॉन्ड बना पाएगा। अब यहां पर बचा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास में अभी भी 2 बॉन्ड की कमी है, तो वही रिड्यूसिंग एजेंट 2 हाइड्रोजन इसको प्रोवाइड करेगा। मतलब समझ रहे हो, इस एक मॉलिक्यूल को रिड्यूस करने के लिए 4 हाइड्रोजन के एटम की जरूरत है, 2 इधर और 2 इधर। तो ये क्या बन गया तुम्हारा अमाइन, क्या बन गया तुम्हारा ये अमाइन। अभी अमाइन कौन सा बना, देखो 2 कार्बन की चेन है तो इट इज योर इथाइल अमाइन। अब यहां पर बात समझ रहे हो, हाँ आईयूपीएसी के हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आईयूपीएसी के हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इथेनामाइन बन जाएगा, कोई समस्या नहीं। लेकिन कॉमन नॉमेनक्लेचर के हिसाब से इट विल बिकम इथाइल अमाइन, यानी कि आपके नाइट्राइल के मुकाबले यहां पर एक अल्काइल ग्रुप आपको ज्यादा दिख रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन यहां पर आपको मिथाइल अमाइन, मिथाइल नाइट्राइल से इथाइल अमाइन मिलेगा, यानी कि आपको ऐसा फील होगा कि शायद एक कार्बन बढ़ गया है। और वैसे ये होमोलोगस सीरीज बनाने के लिए बहुत अच्छी रिएक्शन है भाई। तुम्हारे पास में अगर पहले मीथेन अमाइन है तो फिर आप मिथाइल नाइट्राइल से इथाइल अमाइन बना लो, फिर तुम इथेन नाइट्राइल से प्रोपाइल अमाइन बना लो, ऐसे ब्यूटाइल अमाइन, पेंटाइल अमाइन, मतलब तुम इसकी होमोलोगस सीरीज बना सकते हो। हर सीरीज के अंदर एक CH2 बढ़ जाएगा। क्या ठीक है, इतना ज्यादा डिटेल में मत जाओ। ये हो गई तुम्हारी रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, जरा इसको नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो प्यारे बच्चों, नोट कर लो, नोट कर लो। हो गया डन? चलो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन इज रिडक्शन ऑफ एमाइड्स, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। नो मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट आर अमाइड्स? अमाइड्स क्या होते हैं? देखो सीधी सी भाषा में बोला जाए अमाइड्स को तो आर से जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O NH2, दैट इज योर अमाइड्स। अमाइंस क्या होते हैं? अमाइंस अल्काइल ग्रुप से डायरेक्टली NH2 जुड़ जाए तो ये तुम्हारा अमाइन, और अगर अल्काइल ग्रुप से NH2 जुड़ जाए तो ये अमाइड। अमाइड समझ में आ गई? तो डिफरेंस समझ में आया? ग्रेट। तो ये हो गया आपका अमाइड। ठीक है, जब आप इस अमाइड का भी यहां पर रिडक्शन कर दोगे, आप यहां पर वापस ऐसा क्या कर दो रिडक्शन, आप LiAlH4 का इस्तेमाल कर लो पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में आपको इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिलाना पड़ेगा, वाटर मिलाना आपको जरूरी है। तो यहां पर क्या होगा, देखो सबसे पहले तो ये जो C डबल बॉन्ड O है इसका ऑक्सीजन भगा दो, ऑक्सीजन भगा दिया, हाइड्रोजन जोड़ दो, हो गया रिड्यूस। बस NH2 तो बढ़िया ही है, तो ये बन गया तुम्हारा अमाइन। समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा यहां पर भी आप देखो सेम केस है, जैसे मान लो इस CH3 को R को मैं CH3 ले लूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये अमाइड ग्रुप है, दिस इज योर अमाइड, और एक मिथाइल ग्रुप है, तो ये कॉमन नॉमेनक्लेचर सिस्टम के हिसाब से हो जाएगा मिथाइल अमाइड। लेकिन ये क्या बन गया, ये बन गया तुम्हारा इथाइल अमाइन। वो एक CH2 बढ़ गया, एक CH2 बढ़ गया। क्या है बात समझ में आ रही मेरे प्यारे बच्चों? चलो इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं, नोट करो। डन मेरे प्यारे बच्चों? ओके चलो ग्रेट। तो ये हो गई आपकी 4 अलग अलग मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो यहां तक ठीक है, सब समझ में आ गया? ठीक है, रुको जरा, सबर करो।
ये आई पांचवी केमिकल रिएक्शन, दैट इज गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। नाउ दिस इज गैब्रियल, और अगर गैब्रियल किसी आदमी का नाम है तो फिर तो जरूरी हो गई। और थैलीमाइड याद करो, अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने मेरे प्यारे प्यारे गुलगुलों को क्या समझाया था कि थैलामाइड खुला हुआ और थैलीमाइड बन, और बनता किससे? थैलिक एसिड से, थैलिक एसिड। तो थैलीमाइड कैसा दिखता था? ये बेंजीन, ये सी डबल बॉन्ड ओ, ये सी डबल बॉन्ड ओ, ये NH, ये था आपका थैलीमाइड। याद करो, थैली का मुंह बंद हो गया, इससे थैली हो गया वो, तो ये हो गया आपका थैलीमाइड। अब थैलीमाइड का सबसे पहले आप ट्रीटमेंट करो एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, यानी कि KOH के साथ। तो क्या होगा, यहां से OH इस H को लेकर बाहर भाग जाएगा और ये पोटेशियम इस पर अटैक करेगा। अब यहां पर बन जाएगा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड, यानी यहां पर आ जाएगा N और इससे अटैच हो जाएगा K, ये बन जाएगी नाक। थैली में आ गई नाक, ठीक है। अब इस थैली में आ गई नाक का आपको रिएक्शन करना है RX के साथ। अब इस स्टेप में मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आप लोग सब जानते हो कि ये अल्काइल हैलाइड इस प्रकार टूटेगा कि आपके अल्काइल ग्रुप पर पॉजिटिव और हेलोजन पर नेगेटिव। यहां पर भी आप देखो पोटेशियम इज कंप्लीटली पॉजिटिव और यहां पर आपके नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है। सो बेसिकली ये इस पर अटैक करेगा और ये कौन सा प्रोसेस फॉलो करेगा? ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पाथवे को फॉलो करेगा। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। तो अब क्या होगा, यहां पर ध्यान रखना दैट वी कैन नॉट यूज एरोमेटिक कंपाउंड्स, यानी यहां पर आपका एरोमेटिक हैलाइड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दो दैट एरोमेटिक हैलाइड्स are not used because अरे हेलोअरीन्स क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली कर पाते थे? नहीं, क्योंकि यहां पर इन दोनों के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड वाला कैरेक्टर होता था। याद करो, मैंने आपको सिखाया था कि यहां पर तुम्हारा जो हेलोजन होता है वो उसको लोन पे डोनेट कर देता है, तो रेजोनेंस होता रहता है, तो यहां पर एक डबल बॉन्ड लग जाता है। तो एक तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, दूसरा ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई। तीसरा ये हेलोजन है तो इनकी डबल बॉन्ड की वजह से इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो गई। तो ये तीन फैक्टर इस बॉन्ड को तोड़ना हमारे लिए मुश्किल कर देते हैं। तो अगर ये बॉन्ड इजीली नहीं टूटेगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये जो बॉन्ड टूट के ये इससे जुड़ जाएगा और ये अलग हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। सो बिकॉज हम लिखेंगे हेलोअरीन्स, बिकॉज हेलोअरीन्स do not undergoes हेलोअरीन्स do not undergoes nucleophilic substitution reaction। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये नहीं करेंगे, इसलिए रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। चलो, तो यहां पर क्या होगा, इसको यहां लिखते रहे तो ये बन जाएगा तुम्हारा बेंजीन, यहां लग जाएगा तुम्हारा सी डबल बॉन्ड ओ, यहां लग जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ यहां, और यहां लग जाएगा N और N से जुड़ जाएगा तुम्हारा R, और ये K और ये X, KX बन के बाहर कर दो, क्या दिक्कत है। अब यहां पर आप लोगों को ऐड करना पड़ेंगे 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो यहां पर होगा क्या, अब यहां से ये हाइड्रोजन और ये NaO अलग हो जाएंगे और यहां से बेसिकली ये R और N अलग हो जाएंगे, R N अलग हो गए, और ये जो दो हाइड्रोजन है ये दो हाइड्रोजन इससे जुड़कर ये बना लेंगे तुम्हारा प्राइमरी अमाइन, दिस इज योर प्राइमरी अमाइन। और ये बेंजीन का रिंग, ये इसका सी डबल बॉन्ड ओ, ये इसका सी डबल बॉन्ड ओ, ये अलग हो गया, और ये ONA, एक ONA इससे जुड़ जाएगा
और एक ONH से जुड़ जाएगा, हमें मतलब है हमारे प्राइमरी अमाइन से। तो दिस इज हाउ गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन वर्क्स। ये आपका गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन इस तरीके से काम करता है। मतलब यहां पर एक बात क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई कि आप यहां पर एरोमेटिक अमाइंस नहीं बना सकते। यहां पर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइंस मिलेंगे, अल्काइल अमाइंस मिलेंगे, ठीक है। तो क्या किया, थैलीमाइड को पहले KOH के साथ ट्रीट करा ताकि सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड मिल जाए, फिर इसको अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट किया। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आएगा कि सर यहां पर प्राइमरी ही क्यों बनेगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है और बेसिकली ये कौन सा पाथवे फॉलो करेगा, SN2 पाथवे, क्योंकि ये बल्कि है ना भाई। आप देखो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये जो तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है, कैसा न्यूक्लियोफाइल है, बल्कि भाई बहुत बड़ा न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर ये बल्कि न्यूक्लियोफाइल है, तो बल्कि न्यूक्लियोफाइल अगर SN2 पाथवे में जा रहा है, तो उसको अगर प्राइमरी है, प्राइमरी यानी कि आपके कार्बन से एक हेलोजन जुड़ा हुआ है, यहां पर H है, यहां पर H है और यहां पर एक R है, तो वो जगह बनाकर पीछे से घुस जाएगा, सामने से नहीं घुस पाएगा। और अगर यहां पर आपने सेकेंडरी कर दिया तो स्टेरिक हिंड्रेंस लगने लग जाएगा इसको, ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा। और अगर ये टर्शरी हो गया तो फिर यहां से भी इसको रिपल्शन फील होगा। तो सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल्स हैलाइड्स तो आप यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपका न्यूक्लियोफाइल बल्कि है। समझ गए प्यारे बच्चों, इसलिए यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी ही मिलेगा। चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके मेरे गुलजारी लालो, क्या तुम लोगों ने ये इसको लिख लिया? ओए, क्या बात करता है, वाह मैन, क्या बात है। इससे पहले तो मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। वाह मैन, करीना भी बहुत सुन के खुश हो गया, तैमूर भी, वाह। चलिए, वाह मैन, अगली केमिकल रिएक्शन है हैप्पी बर्थडे HBDO, वाह। देखा लापरवाही का नतीजा, इसलिए बोला था सैफ अली खान को पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। ये HBD हैप्पी बर्थडे नहीं है, इसको बोला जाता है हॉफमैन ब्रोमामाइड, ब्रोमामाइड, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन reaction. So this is Hoffman bromamide degradation. Hoffman bromamide degradation. यहां पर डिग्रेडेशन हो रहा है। तो अब कैसे चीज काम करेगी, आइए हम और आप मिलकर सीखते हैं। तो सबसे पहले आप स्वाद अनुसार RC डबल बॉन्ड ONH2 नाम का अमाइड ले लीजिए, अमाइड ले लीजिए, अमाइड। अब इस अमाइड का ट्रीटमेंट आप लोग ब्रोमीन के साथ कर दीजिए और ब्रोमीन के साथ आप लोग यहां पर NaOH के 4 मोल्स डाल दीजिए। पहले ये सिचुएशन समझ लो, क्या बोला मैंने कि आप सबसे पहले अमाइड ले लीजिए, अमाइड के साथ में ब्रोमीन ऐड कर दीजिए और 4 मोल्स ऑफ NaOH डाल दीजिए। अब देखो 4 मोल्स का मैं इस्तेमाल कैसे करूंगा, पहले 2 मोल यानी 2 सोडियम यहां से उठाकर इस 2 ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके मैं सबसे पहले तो इस 2NaBr को इस पिक्चर से बाहर भगाऊंगा। अब दूसरी चीज, बचे हुए 2 सोडियम मैं यहां पर लिख देता हूं Na2। ये 2 सोडियम यहां से C डबल बॉन्ड O निकाल लेगा, तो ये हो जाएगा Na2CO। अब आप खुद ही समझ गए हैं, ये CO3 होना चाहिए। आपको कितने ऑक्सीजन की डिमांड है, 2 ऑक्सीजन की डिमांड है। यहां पर आप देखिए 4 ऑक्सीजन आपके पास में है, 4 में से 2 ऑक्सीजन का और इस्तेमाल कर लीजिए, तो ये CO3 हो गया। भाई 2 ऑक्सीजन यहां से निकाल लिए, 1 यहां से निकाल लिया, 3 ऑक्सीजन हो गए। अब क्या हुआ, 4 में से 2 ऑक्सीजन इधर यूज हो गए, 2 ऑक्सीजन बचे, 4 हाइड्रोजन है, तो क्या ये 2H2O नहीं बन सकता? 2 ऑक्सीजन यूज हो गए और 4 हाइड्रोजन भी यूज हो गए। अब क्या बचा, अब जैसे ही आपने यहां से CO3 को बाहर निकाला, ये डिग्रेडेशन हो गया, यानी आपका जो अमाइड था इसमें डिग्रेडेशन हो गया,
कार्बन रिमूव हो गया और क्या बचा, R और आपका NH2, तो ये बन गया मेरे प्यारे बच्चों का अमाइन. So this chemical reaction is called as Hoffman bromamide degradation. मेरे प्यारे बच्चों, one of the most favorite and frequently asked reaction in board exam. मेरे प्यारे गुलगुलो, बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पसंद होने वाली, सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली और सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाली रिएक्शन में से एक है. और ये रिएक्शन आप लोगों को कन्वर्जन के फॉर्म में भी आ सकती है और आप लोगों को वर्ड रिएक्शन के फॉर्म में भी आ सकती है और कई बार डायरेक्टली भी पूछी जा सकती है. तो इस रिएक्शन पे स्टार बना लेंगे, इस रिएक्शन को बहुत अच्छे तरीके से लिख लेंगे और यहां पर आपकी सारी केमिकल रिएक्शंस वाला पार्ट खत्म होता है, सारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन वाला पार्ट खत्म होता है. इसको नोट कर लो, इसको रब करके फिजिकल प्रॉपर्टीज भी इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते, क्योंकि मुझे नहीं लगता लेंथ अभी आधे घंटे के ऊपर हुई होगी. तो फिजिकल प्रॉपर्टी हार्डली 10 से 15 मिनट का टॉपिक है, फटाफट कंप्लीट कर लेंगे. जोश दिखाओ, आगे बढ़ो, इसको कंप्लीट करो, नोट करो गुलगुलो. चलो, तो यहां तक अगर आप लोगों को बढ़िया मजा आ गया हो प्रिपरेशन में, तो यहां पर आपकी प्रिपरेशन खत्म होती है. जैसा मैंने आप लोगों से कहा कि भैया बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है. और वैसे आपको इजी इसलिए भी लगेगा क्योंकि हेलो अल्केन हेलो अरीन में आपने शुरुआत करी, फिर अल्कोहल फिनॉल ईथर में भी कुछ वही बात पड़ी, फिर अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में भी वही बात करी. तो अमाइंस आप लोगों के लिए हलवा हो गया. चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अबाउट सम फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि अभी टाइम थोड़ा सा बचा हुआ है अपने पास में. तो मुझे लगता है कि इस ही लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ में फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर लूं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स का पैटर्न थोड़ा सा बदला है और थोड़े पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो हो सकता है इनमें से कुछ सवाल बन के आ जाए मेरे प्यारे बच्चों. चलिए तो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं. सबसे पहली बात, जो भी आपके लोअर अमाइंस होते हैं, बेटा लोअर अमाइंस का मतलब ऐसे अमाइंस जिनमें नंबर ऑफ कार्बन्स जो है वो कम है, जैसे मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन, प्रोपाइल अमाइन, ये जो है छोटे अमाइंस होते हैं. तो लोअर अमाइंस हैव फिशी ऑर्डर एंड आर लिक्विड इन फिजिकल स्टेट. यानी इनका जो फिजिकल स्टेट होता है वो कैसा होता है, वो लिक्विड होता है मेरे प्यारे बच्चों. दूसरी बात, as the number of carbon increases, यूजुअली कुछ किताबें कहती है मोर देन 3, यानी कि 4, 5, 6, 7, कुछ किताबें कहती है मोर देन 3. आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं. अदरवाइज आप बेसिक पॉइंट याद रखो कि जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होता है, इनका मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ता है. मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस and they becomes solid in nature. यानी कि जो हायर अमाइंस होते हैं, यानी बेसिकली आपके जितने भी हायर अमाइंस हैं, यानी ज्यादा कार्बन वाले, ब्यूटेन अमाइन, हेक्साइल अमाइन, पेंटाइल अमाइन, हेप्टाइल अमाइन, ये सब फिर कौन से फॉर्म में आ जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं. अच्छा, एक बात मैं डिस्कस करूंगा, ये फिशी ऑर्डर का मतलब क्या है. आपने कभी एक्वेरियम अगर घर में रखा हो, या अगर आपने घर पे कोई एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म पाला हो, तो कुछ टाइम बाद उसके पानी में से एक अजीब सी स्मेल आने लग जाती है. यूजुअली ऐसी स्मेल आप लोगों को ओशन वाले एरिया में, समुद्री एरिया में भी दिखाई देती है. दिखाई क्या देती है, मतलब आपको सुंगाई क्या होता है, मतलब फील होती है. मतलब जब आप समुद्र वाले एरिया पे जाते हो, जब आप लोग एक्वेरियम्स में जाते हो, तो एक अजीब सी फिशी यानी मछलियों की एक अजीब सी स्टिंकिंग सी स्मेल आती है. वही स्मेल आपको इनमें से भी आती है. एक्चुअली क्या होता है, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनके पास में वाटर ज्यादा होने की वजह से उनकी बॉडी से जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है वो अमोनिया के फॉर्म में बाहर निकलता है. समझ में आ रही बात आप लोगों को, कोई दिक्कत इसके अंदर. इसीलिए आप लोगों को अमोनिया टाइप की स्मेल आती है. और क्योंकि ये अमाइन है, दे आर अमोनिया डेरिवेटिव, तो इनकी स्मेल भी वैसी होती है. अब जब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाते हैं और ये सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं,
तो फिर इनकी फिशी ऑर्डर बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि भैया जो लिक्विड फॉर्म में रहेगा वो थोड़ा ज्यादा जल्दी वेपोराइज होगा रूम टेम्परेचर पे। भाई रूम टेम्परेचर पे अगर पानी फर्श पे गिरा हुआ है तो जल्दी वेपोराइज होगा, और अगर रूम टेम्परेचर पे तुम्हारे पास में बर्फ पड़ी हुई है तो पहले बर्फ धीरे 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 पिघलेगी, फिर धीरे 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 वेपर बनेंगे, तो आपको उसका वेपर नहीं मिल पाएगा, और वेपर नहीं मिल पाएगा तो खुशबू या स्मेल या फ्रेग्रेंस ये सब तो वेपर से ही मिलती है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में होता है, इसकी फिजिकल स्टेट लिक्विड है, इसलिए आपको इसकी फिशी ऑर्डर आती है। लेकिन जो हायर कार्बन वाले होते हैं, मोर नंबर ऑफ कार्बन वाले होते हैं, वो सॉलिड नेचर में होने की वजह से आपको इनकी ज्यादा स्मेल नहीं आती है, स्मेल आपको बहुत देर से आती है। तीसरी बात करें तो आपका जो अल्काइल अमाइन तो हो गए, आपका एनिलीन, यस, आपका जो एनिलीन होता है यानी बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 एनिलीन, या मान लो अगर आपके पास में और कोई अराइल अमाइन होता है, अगर आपके पास में और कोई अराइल अमाइन होता है या अगर आपके पास में एनिलीन होता है, तो बेसिकली दे आर कलरलेस, बेसिकली दे आर कलरलेस, इनका कोई कलर नहीं होता, बेसिकली दे आर कलरलेस। लेकिन व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, जब आप लोग इसे एक्सपोज्ड कर दोगे, व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर दे गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, इनका क्या होने लगता है, इनका ऑक्सीडेशन होने लगता है, दे गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, और जब ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं सो दे एक्वायर्स अ स्पेसिफिक कलर, फिर ये एक स्पेसिफिक कलर को एक्वायर कर लेता है। वो डिपेंड करता है किसका कौन सा कलर होता है, अपने अपने स्पेसिफिक कलर को क्या करने लगता है ये मेरे प्यारे बच्चों, एक्वायर करने लगता है। ठीक है, चलिए चौथी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। जितने भी आपके लोअर अमाइंस होते हैं, जितने भी आपके लोअर अमाइंस होते हैं, अब आप लोग समझ ही गए ना, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम है, आर सॉल्यूबल इन वाटर। हाँ जी, बिल्कुल आराम से सॉल्यूबल हो जाएंगे, दे आर बेसिकली सॉल्यूबल इन वाटर। क्यों? बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। क्या आप लोगों को पता है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फैक्टर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? तीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट FON, फोन यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, अगर इनके कंपाउंड में हाइड्रोजन भी है तो एक एटम यानी एक मॉलिक्यूल का नाइट्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ, या एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास में यहां पर N है, यहां पर H है, यहां पर लेट से R है और यहां पर भी H है, तो ये नाइट्रोजन वाटर के हाइड्रोजन के साथ में इस प्रकार क्या कर सकता है, आप खुद देख पा रहे हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। ठीक उसी प्रकार आपका एक वाटर मॉलिक्यूल इसका ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेरे प्यारे गुलगुलो बना सकता है। तो आपका जो अमाइन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की वजह से ये भी सॉल्यूबल हो जाता है किसके अंदर, वाटर के अंदर। लेकिन आप लोग जानते हो कि ये जो अल्काइल ग्रुप है ये सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बनता है और ये वाटर हेटिंग नेचर का होता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो पानी को पसंद करते हैं क्योंकि इस पर एक लोन पेयर है और ये पूरा पोलर है। लेकिन आपका जो अल्काइल ग्रुप होता है दे आर बेसिकली नॉन पोलर और इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, तो ये वाटर हेटिंग नेचर का होता है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे दैट एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस इन अमाइंस, as the number of carbon increases in amines, their solubility in water decreases, their solubility in water decreases। इनकी पानी के अंदर जो solubility होती है वो क्या हो जाती है, धीरे 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 डिक्रीज होने लग जाती है और एक टाइम के बाद तो दे बिकम प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल। क्या है बात समझ में आ गई प्यारे गुलगुलो? अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपसे डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। मुझे बताओ, आपको कभी कोई सवाल पूछे कि यार नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो सबसे पहले तो अपन ये लिख लेते हैं
कि भैया ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है, तो हम सब जानते हैं दैट ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन योर नाइट्रोजन। हमारे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आपके ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो आप खुद सोचो कि ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो आपका जो अल्कोहल है, अल्कोहल में क्या होता है, ROH, और आपका नाइट्रोजन क्या बनाता है, एमाइंस, RNH2। तो आप बताओ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन बनाएगा? ऑब्वियसली जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे दैट अल्कोहल्स आर मोर सॉल्यूबल इन वाटर एज कंपेयर्ड टू एमाइंस। एमाइंस के मुकाबले अल्कोहल पानी के अंदर ज्यादा सॉल्यूबल है, क्योंकि अल्कोहल में होता है ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप में। देखो अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप कौन है, OH, तो ये ज्यादा सॉल्यूबल होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन है फंक्शनल ग्रुप में और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो पानी के साथ ये ज्यादा बेहतर बॉन्ड बनाएगा। पहले इतना जरा छापो यार, फिर इसको रब करके आगे बढ़ते हैं। छापो छापो, ठीक है, चलिए ग्रेट। अब यहां पर रब कर देते हैं और आगे चलते हुए थोड़ा सा इसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, छठा पॉइंट, हम लोग अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट या अगर हम इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, तो जो आपका प्राइमरी अमाइन है इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होती है, फिर सेकेंडरी की, और सबसे कम होती है टर्शरी की। अब बच्चे बोलेंगे सर अमाइन तो अमाइन है, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को आप क्यों चेक कर रहे हो? तो मेरे प्यारे बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करेगा? बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, कि आपके पार्टिकल्स के बीच में एक तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, और दूसरा उसका साइज कैसा है। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों, जब आप यहां पर प्राइमरी अमाइन को देखते हो, तो ये आपका प्राइमरी अमाइन है RNH, ये इसका लोन पेयर हो गया। अब इसके पास में HNHR एक ही आ गया। फिर क्या हुआ? फिर इसके पास में आ गया NHHR। अब आप खुद यहां पर देखो, ये सब प्राइमरी अमाइंस हैं, ये भी प्राइमरी अमाइन है, ये भी प्राइमरी अमाइन है, ये भी प्राइमरी अमाइन है। प्राइमरी अमाइन में क्या हो रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इनफैक्ट आपको यहां पर भी एक मिलेगा इस तरीके से, HNH लोन पेयर और R, आपको यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। मतलब आप देखो कि एक प्राइमरी अमाइन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहा है? 1 2 3, यानी प्राइमरी अमाइन के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग और काफी इंटेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, मतलब आपका प्राइमरी अमाइन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। मेरे लाल मार्कर को खून की उल्टी हुई, लगता है ये सूर्यवंशम की खीर खा के आया था। चलो, क्या चीज समझ में आ गई? लेकिन अगर आप लोग यहीं पर ऑब्जर्व करो, इसको रब कर दें, ये तो लिख ही लिया होगा आपने, I'm a chapri, I'm a chapri, no I'm not a chapri। क्या मेरे बाल पीले हैं? क्या मेरे बाल लाल हैं? हाँ जी, तो ये हो गया N लोन पेयर, R नहीं। अब यहां पर भी आप लगा दो एक R डैश और यहां लगा दो H। अब इसके सामने मान लो एक H आ गया, HNR।
और इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। तो एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये होगी, फिर ये किसी के नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा N R R और H, और फिर ये किसी के हाइड्रोजन के साथ में कर लेगा ऐसा H N R R। तो ये हो गया। तो यहां पर आप देखो एक अमाइन, यहां पर आप देखो ध्यान से कि एक आपका एक अमाइन कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, एक तो ये और एक तो ये, मतलब आपके सेकेंडरी अमाइंस के अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। प्राइमरी में 3 होती थी, इसमें 2 हो गई। चलो ठीक है, टर्शरी की तरफ चलते हैं। N R R R N R R R R N R R। कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं है यहां पर, किसी भी अमाइन के पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले। क्यों? क्योंकि ये तीनों तो अल्काइल ग्रुप है, यहां पर हाइड्रोजन होना चाहिए था जो कि नहीं है, और यहां पर नाइट्रोजन है लेकिन ये बॉन्डिंग बनाए किससे? हाइड्रोजन तो है ही नहीं। तो टर्शरी के अंदर किसी भी प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती ही नहीं है। इसीलिए प्राइमरी अमाइंस आर having more boiling point or they are having strong or more boiling point because they have high intensity of hydrogen bonding। प्राइमरी अमाइंस जो होते हैं shows maximum extent of hydrogen bonding, then secondary, whereas tertiary do not form any hydrogen bonding। किसी भी प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये शो करता ही नहीं है। इसीलिए आपका प्राइमरी अमाइन ज्यादा जिसको बोलना चाहिए स्ट्रॉन्ग बॉइलिंग पॉइंट बनाता है, स्ट्रॉन्ग बॉइलिंग पॉइंट नहीं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला पार्ट भी खत्म होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, मैक्सिमम 2 वीडियोस लगाऊंगा उसमें, और फिर आपका क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स, उसके अंदर भी हम मान के चलो 1 या 2 वीडियो, मतलब हार्डली 3 लेक्चर में, अगर 3 बड़े लेक्चर भी ले लिए मैंने तो आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो देखो कोशिश करते हैं कल 27 है, 31 के पहले पहले इस चैप्टर को खत्म कर दे, जो मैंने प्रॉमिस किया था कि दिसंबर तक अमाइंस करवा दूंगा, तो फिर वो हमारा प्रॉमिस देखो फुलफिल हो जाता है। लेट्स होप फटाफट इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलो बच्चा लोग, आज की क्लास यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, सी यू।